आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर नया तनकीदी बयान। बोले, उर्दू को निजाम और तारीख से मिटाया जा रहा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फैसले पर भी की तनकीद। एमएलए सुजात लोन के संगीन इल्जामात। राज्यसभा इंतखाबात में निजामी हकारत का दावा कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और पीडीपी पर मिली भगत के लगाए इल्जाम और इलेक्शन अमल पर खड़े किए कई सवालात। श्रीनगर में उर्दू पर तनाज़ा तेज। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के कल के एहतजाज पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का वाज़ेह इनकार। ईरान अमेरिका तनाव इंतहा पर आईआरजीसी नेवी की हैरानकुन हिकमत अमली की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का सख्त इनकार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और मुमकिन समुद्री पाबंदियों पर दुनिया भर की नजरें। मगरबी बंगाल का फैसला कुन इंतखाब। एमपी डेरेक ओब्रायन का वज़ीर आज़म मोदी को खुला चैलेंज। बोले, टीएमसी जीती तो इस्तीफा दो। दूसरे मरहले में रिकॉर्ड वोटर्स और सख्त। दिल्ली बार काउंसिल इंतखाब तनाज़ा में 10 वकील मुअत्तल। बदतमीजी, वोट गिनती रोकने और बैलेट में गैर कानूनी तब्दीली के इल्जामात सामने आ रहे। और यमन का अमेरिका और इसराइल के लिए वाज़ेह पैगाम। बोले, ईरान के खिलाफ किसी भी हमले को न सिर्फ गैर कानूनी समझा जाएगा, बल्कि इस मामले में ईरान की मुकम्मल हिमायत भी की जाएगी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने बुध के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त इल्जाम लगाया कि वो रियासत की मुश्तरका तारीख से उर्दू ज़बान को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि खुद वज़ीर आला के पास है, उसने जुलाई 2025 से उर्दू को निज़ाम से हटाने का अमल शुरू कर दिया। इल्तिजा मुफ्ती के मुताबिक हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि जमीनी रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में होगी, जबकि सदियों से तमाम रिकॉर्ड उर्दू में मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब तमाम दस्तावेजात उर्दू में हैं, तो फिर अंग्रेजी थोपने की आखिर क्या जरूरत और क्यों हरियाणा मॉडल को यहां पर लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए उर्दू की लाजमी शर्त को भी खत्म कर दिया, जो कि पहले जरूरी होती थी। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी कहा कि उनका कोई जाती झगड़ा नहीं है, लेकिन जो काम ना महाराजा के दौर में हुआ और ना ही बीजेपी के दौर में, वो अब क्यों हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उर्दू सदियों से जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्तरका जबान रही है और इसे खत्म करना तहजीब और पहचान पर हमला है। इल्तिजा मुफ्ती ने यह भी पूछा है कि क्या अवाम ने इतना बड़ा मैंडेट दिया इसलिए कि उनकी ज़बान और सकाफत को मिटा दिया जाए, और ये सब बीजेपी के दबाव में हो रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने इसे जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर भी हमला करार दिया और ये भी बताया है कि मंगल के दिन उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया था। आप इनसे ये मुश्किल सवाल पूछे ना, आप उमर साहब से पूछे कि आप रेवेन्यू मिनिस्ट्री हेड करते हैं, रिपीटेड ऑर्डर्स क्यों ऐसे आ रहे हैं विच अंडरमाइन उर्दू। Why do you want to remove Urdu from our collective history? आप माजी मिटाना चाहते हैं, आप हमारा मुस्तकबिल मिटाना चाहते हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उस कुर्सी पे बैठे रहे। क्योंकि जब आपने इलेक्शन लड़ा, आपने जम्मू कश्मीर के अवाम हर एक तबके को यह वादा किया कि आप उनकी तशक्कुस की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। आज आप उनकी हिफाजत के बजाय हमारी जबान तक उनसे छीन रहे हैं, हमारी जबान को तक आप बर्बादी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, जहां पर एमएलए सुजात गनी लोन, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने साल 2025 के राज्यसभा इंतखाबात के दौरान ही मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया है और ये भी कहा है कि इन तमाम जमातों ने मिलकर इंतखाब के निज़ाम को मुतासिर कर दिया। सुजात लोन की जानिब से अपने ज़ाती तजुर्बे का जिक्र करते हुए साल 2015 के राज्यसभा इंतखाब को याद किया गया। उनका ये कहना है कि उस वक्त उनकी जमात का कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं था,
था, लेकिन उस वक्त की हुकूमती इत्तेहाद ने उनसे ये कहा था कि वो अपनी पसंद का एक एजेंट मुकर्रर करें। उन्होंने तस्दीक कर दी है कि एक ऐसा शख्स जो कि रकुन असेंबली नहीं था, उनके और उनके साथ ही रकुन एडवोकेट बशीर अहमद डार के वोट की तस्दीक के लिए मौजूद था। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये समझना मुश्किल है कि इन जमातों को इंतखाब के कवानीन का इल्म ना हो। उनका यह भी कहना है कि राज्यसभा इंतखाब में भी पोलिंग एजेंट का मुकर्रर करना बहुत अहम और बुनियादी अमल होता है और इसमें कोई अबहाम नहीं होता। उन्होंने RTI के जरिए सामने आने वाली मालूमात का हवाला देते हुए कहा है कि कानून के मुताबिक हर सियासी जमात एजेंट मुकर्रर कर सकती है, चाहे वो अपना उम्मीदवार खड़ा करे या नहीं। सजाद लोन की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एजेंट मुकर्रर करने में दिलचस्पी नहीं ली है, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो बिल्कुल ही एजेंट ही मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब जानबूझकर की गई गफलत लगती है और इसी वजह से पूरा अमल शक की नजर से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि RTI से यह वाज़ेह होता है कि कम से कम 3 जमातें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP इस पूरे मैच फिक्सिंग के अमल का हिस्सा रही है और इनके बगैर राज्यसभा की निशस्त का नतीजा मुमकिन नहीं था। अपनी बात के इख्तिताम पर सजाद लोन ने सियासी निजाम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अफसोस की बात यह है कि कश्मीर की आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है और उनके हकूक को नजरअंदाज किया जा रहा है। श्रीनगर में उर्दू जुबान को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम बानी और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने तहसीलदार इम्तिहान के सिलेबस से उर्दू हटाने की बातों को पूरी तरह रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, जो कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो सिर्फ अवाम से राय लेने के लिए था, जो कि जमहूरी अमल का हिस्सा है। उनके साथ डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। वानी की जानिब से जोर देकर कहा गया कि उर्दू अब भी रेवेन्यू निजाम का अहम हिस्सा है, क्योंकि अफसरान को सरकारी दस्तावेज उर्दू में पढ़ने और समझने पड़ते हैं। वानी की जानिब से वाज़ेह किया गया कि ना तो सिलेबस से उर्दू हटाने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही भर्ती के कवानीन में कोई तब्दीली की गई है। उन्होंने तनकीद करने वालों को चैलेंज दिया है कि अगर कोई ऐसा दस्तावेज मौजूद है तो पेश किया जाए, वरना ऐसी बातें सिर्फ अवाम में उलझन पैदा करती हैं। उनका यह भी कहना है कि मुखालिफ सियासी जमातों को तनकीद का हक है, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत के इस अज़म को दोबारा दोहराते हुए कहा कि उर्दू को इंतजामी निजाम में बरकरार रखा जाएगा। इसके बरअक्स ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपनी पार्टी कारकुनों के साथ एहतजाज किया था और हुकूमत पर सख्त इल्जामात लगाए थे। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से कल एहतजाज में कहा गया कि हुकूमत उर्दू ज़बान, पहचान और सकाफत पर हमला कर रही है और इसे तहसीलदार इम्तिहान और रेवेन्यू सर्विस से हटाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि उर्दू इस खत्ते की तहजीब, मजहबी और सकाफती पहचान का अहम हिस्सा है और इसे अलग नहीं किया जा सकता। इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से यह भी कहा गया कि उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों बोलने वाले जैसे कश्मीरी, गुजरी, पहाड़ी और पंजाबी अफराद के दरमियान राब्ते का जरिया है और अगर इसे इंतजामी निज़ाम से हटा दिया गया तो इदारों का तसलसल और सकाफती इत्तेहाद कमजोर हो जाएगा। उनने हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया है कि वो हुकूमत चलाने और अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है और इलेक्टेड नुमाइंदे ग्राउंड पर मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहे। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया है तो उसे फौरन वापस लिया जाए। वहीं सूरत हाल पर वानी की जानिब से कहा गया कि इस मसले को गैर जरूरी तौर पर तनाज़ा बनाया जा रहा है और मीडिया से दरख्वास्त की गई है कि वह हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने लाए। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत अभी भी अपने मुद्दत के इब्तदाई मरहले में है और उसे अपना एजेंडा नाफिज करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए, जबकि आखिर में अवाम ही इंतखाब के जरिए फैसला करेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव में इजाफा होता जा रहा है, जहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के समुद्री विंग ने वाशिंगटन को सख्त तनबीह दी है कि अगर हालात मजीद बिगड़े तो वो गैर रिवायती तरीके इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहेंगे। ईरानी मीडिया इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC नेवी के सियासी उमूर के नायब मोहम्मद अकबरजादे की जानिब से कहा गया कि अमेरिका अगर कोई नई गलत अंदाजा लगाता है तो फिर उनके पास हैरान कुन हिकमत अमलियां मौजूद हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई नई फौजी कार्रवाई की है तो IRGC अपने नई सलाहियतों और तरक्की याफ्ता निजाम का इस्तेमाल करेगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जहां पर खित्ते में समुद्री सतह पर अहम तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और ईरानी हुकाम बार बार से यह दावा कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज और हिकमत अमली को मजबूत और जदीद बना लिया है ताकि गैर मुल्की फौजों का मुकाबला किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ईरान की तरफ से आने वाली डिप्लोमेटिक कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। उनका यह कहना है कि जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीधी बातचीत नहीं होती कोई भी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्रंप ने यह भी इल्जाम लगाया कि ईरान अपनी कमजोर हालत की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जल्द अज जल्द दोबारा खोलना चाहता है। ट्रंप ने अपने बयान में दुनिया के लिए इसे खतरा करार देते हुए कहा कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिया तो पूरी दुनिया दबाव में आ जाएगी। यह रद्द-ए-अमल ईरान की उस तजवीज़ के बाद सामने आया है जिसमें उसने वेस्ट एशिया में फौरन सीज फायर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तजारती रवानगी बढ़ाने के लिए बात की थी, जबकि न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और पाबंदियों पर बात को बाद के लिए ही टालने की कोशिश की गई थी।
मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग के दौरान सियासी माहौल काफी गर्म हो गया जब मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन, जो कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के रकुन हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की है और उन्हें इस्तीफा देने का चैलेंज दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा है कि मोदी अपनी बातों पर अमल करते हुए इस चैलेंज को कबूल करें और अगर ममता बनर्जी की क़ियादत में टीएमसी इंतखाब जीत जाती है तो वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। उनका ये कहना है कि मोदी ने पहले कहा था कि वो बंगाल की तमाम 294 निशस्तों के उम्मीदवार हैं, इसलिए अब उन्हें अपनी बड़ी बातों से आगे बढ़कर ये चैलेंज कबूल करना चाहिए। डेरेक ओब्रायन ने मजीद सख्ती से कहा है कि 4 मई को जब टीएमसी और ममता बनर्जी जीत हासिल करेगी तो मोदी अपना ओहदा छोड़ दें और पूछा है कि क्या उन्हें इतनी हिम्मत है। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब इंतखाब का दूसरा मरहला जारी था और मुकाबला बहुत अहम समझा जा रहा है। टीएमसी चौथी मर्तबा लगातार हुकूमत बनाने की कोशिश में है, जबकि बीजेपी पूरी कुव्वत के साथ इसे हटाकर अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है। पहले मरहला 23 अप्रैल को हुआ था, जिसमें कि रिकॉर्ड 91.78% टर्नआउट देखा गया था। वहीं दूसरे मरहले में 1448 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला हो रहा है, जिनमें कि 1238 मर्द और 220 खवातीन शामिल हैं। इंतखाबी इदारे के मुताबिक इस मरहले में 3.22 करोड़ से ज्यादा वोट अफराद देने के लिए आए हैं, वहीं जिनमें कि 3.21 करोड़ आम वोटर्स और तकरीबन 40,000 खिदमती वोटर्स शामिल रही हैं। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? दिल्ली में कानूनी बिरादरी के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया, जहां पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने राजीव खोसला, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबका सदर रह चुके हैं, उनके समेत 9 दीगर वकीलों को मुअत्तल कर दिया। इल्जाम यह है कि इन वकीलों ने इंतखाब के दौरान ही वापस आने वाले अफसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर तलवंत सिंह और इंतखाबी कमेटी के अफराद के साथ बदतमीजी की, उन्हें वोट गिनने की जगह पर जाने से रोका और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। ये फैसला बीसीडी के सेक्रेटरी कर्नल अरुण शर्मा ने इतवार के दिन लिया था, जबकि इंतखाबी कमेटी ने अपनी मीटिंग की तफसीलात पेश की थी, जिसमें यह बताया गया कि यह वाकया दिल्ली हाई कोर्ट के एस ब्लॉक में पेश आया है। वहीं बार काउंसिल ने एक तफसीली खत में इन वकीलों को दिल्ली हाई कोर्ट के इलाके में दाखिल होने से रोक दिया है और उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें यह पूछा गया कि क्यों ना उनके खिलाफ सख्त इंतजामी कार्रवाई की जाए, जिसमें कि 3 साल तक वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करना भी शामिल हो सकता है। उनके 10 दिन के अंदर जवाब देने और 15 मई को एक ऑनलाइन समाअत में हाजिर होने की हिदायत दी गई है। कमेटी का यह भी कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर अफराद ने यह भी बताया कि वो इस वाक़े के बाद खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे और दबाव और जलील होने का एहसास कर रही हैं, इसलिए उन्होंने मजीद वोट गिनती से इनकार कर दिया जब तक कि उन्हें मुनासिब हिफाजत फराहम न की जाए। वाज़ेह रहे कि पिछले साल ही अक्टूबर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को तोड़कर एक 3 रकुनी खास कमेटी बनाई थी, जिसकी सरबराही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा कर रहे थे। दिल्ली बार काउंसिल का इंतखाब 2018 के बाद इस साल 21 से 23 फरवरी तक हुआ, जिसमें कि 23 निशस्तों के लिए 221 उम्मीदवार मैदान में थे और उनकी मुद्दत 5 साल के लिए होगी। वोट गिनती 7 मार्च से शुरू हुई थी और वहीं इस पूरे मामले को और भी संजीदा तब बन गया जबकि 16 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने बैलेट पेपर में छेड़छाड़ के इल्जाम पर एफआईआर दर्ज की। अंदरूनी तहकीकात में यह बात भी सामने आई है कि कुछ बैलेट पेपर में दूसरी पसंद के खाने में नंबर 1 जोड़कर उसे 12 बना दिया गया था और फिर 2 किसी खास उम्मीदवार के हक में दर्ज किया गया, जिससे कि उसे नाजायज फायदा देने की कोशिश हुई थी। दूसरी तरफ से राजीव खोसला ने इस फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। उनका यह भी कहना है किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो उन्हें अदालत के अंदर जाने से रोक ले। उनका ये कहना है कि यह एहतजाज बिल्कुल जायज था, खासतौर पर खवातीन वकीलों की तरफ से किया गया और कई लोग इस एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। उनका यह भी कहना है कि लोग रिटर्निंग ऑफिसर को कबूल नहीं कर रही हैं और दोबारा इंतखाब यानी रीपोल का मुतालबा भी कर रही हैं। खोसला ने वाज़ेह किया कि जो भी आइंदा फैसला होगा वो उस पर अमल करेंगे, लेकिन फिलहाल एहतजाज जारी रहेगा। और यमन के वज़ारत ख़ारजा ने एक सख्त बयान जारी करते हुए अमेरिका की पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और पर्शियन गल्फ में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। बयान के मुताबिक सानिया ने वाज़ेह तौर पर ईरान के कदम का हिमायत भी की है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उठाया गया है। यमन का यह भी कहना है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमलावर रवैया और समंदर में डाकासानी ने पूरी दुनिया को महंगी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया, जिसका असर सप्लाई चेन की रुकावट, समुद्री तिजारत में खलल, शिपिंग खर्चों में इजाफा और एनर्जी और ग़िज़ा की
कीमतों के बढ़ने की सूरत में सामने आ रहा है। यमनी वजारत ने सी ऑफ अमान में अमेरिका की कार्रवाइयों को गैरकानूनी करार देते हुए कहा है कि ईरानी तिजारत जहाजों पर हमले और उनके अमले को हिरासत में लेना बैनुल-अक़वामी कवानीन और समुद्री रवानगी की आज़ादी की खुली खिलाफ वर्जी है। वहीं बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इक़दाम बिल्कुल कानूनी है, क्योंकि हर मुल्क को अपनी हिफाजत का हक हासिल है और वो अपने इलाके पानियों में भी रवानगी को महफूज रखने के लिए पाबंदियां लगा सकता है। यमन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तनाज़े का असल हल सिर्फ तभी मुमकिन है जब अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जारी दबाव और हमलों की बुनियादी वजूहात को दूर किया जाएगा। साथ ही यमन ने उन ममालिक को भी तनबीह दी है जो कि इस खित्ते से बाहर हैं कि वो कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा करे और दुनिया की माशियत, एनर्जी कीमतों और सप्लाई चेन को मजीद नुकसान पहुंचाए। बयान में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही सिफारती कोशिशों को भी सराहा गया है जो कि अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को रोकने के लिए की जा रही हैं। यमन ने वाज़ेह किया है कि वो ईरान, लेबनान और फलस्तीन पर होने वाले हमलों के मामले में गैर जानिबदार नहीं है और ये इसका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ और खुला है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।